चैप्टर रिसोर्सेज। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया के पास दुनिया की 18% पॉपुलेशन और सबसे बड़ी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, लेकिन ये सब 2.5% लैंड एरिया पर बसते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे पास लैंड रिसोर्सेज कितनी लिमिटेड है, इसलिए इनका प्रॉपर यूज और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। लैंड यूज कैटेगरीज। लैंड का यूज कैसे होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। लैंड का यूज कुछ इस तरह से कैटेगराइज किया गया है, जैसे फॉरेस्ट। ये वो एरिया होता है जो फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए डिजाइनेटेड होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये एरिया एक्चुअल फॉरेस्ट कवर हो। मतलब कुछ जगह फॉरेस्ट लैंड हो सकती है, लेकिन वहां ट्री ग्रो नहीं हो रहे होते, जैसे जंगल, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। ये वो लैंड है जो सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल, सिटीज, टाउन, रोड, फैक्ट्रीज और डैम। जैसे जैसे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ग्रो करते हैं, वैसे वैसे ये लैंड यूज कैटेगरी बढ़ती है। अब बेरन एंड वेस्टलैंड। ये वो लैंड है जो डेजर्ट एरिया, रेवाइन या हिली टेरेन होती है, जहां अभी तक एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। रीजन ये है कि इन एरिया में सॉइल क्वालिटी पुअर होती है या वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये लैंड अभी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है। अब एरिया अंदर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ये वो लैंड होती है जहां ग्रेजिंग यानी कि पशुओं को चारा देना होता है, जहां ज्यादातर ये लैंड विलेज पंचायत के पास होती है या गवर्नमेंट के अंदर। एग्जाम्पल, रूरल एरिया में कैटल ग्रेजिंग लैंड जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। इसका रीजन ये है कि ये लैंड लाइव स्टॉक के लिए जरूरी होती है, जहां एनिमल को चारा मिलता है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। ये वो लैंड है जहां ऑर्चार्ड्स या ग्रोव्स या कि ट्री प्लांटेशन होते हैं। एग्जाम्पल, मैंगो ऑर्चार्ड्स, बनाना प्लांटेशन। ये लैंड प्राइवेट ओनरशिप में होती है और ये एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये नेट जोन एरिया में काउंट नहीं होती। अब कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये वो लैंड है जो अनकल्टिवेटेड होती है फॉर मोर देन 5 ईयर, लेकिन इस लैंड को रिक्लेम किया जा सकता है और फिर से कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ये लैंड अनयूज होती है, लेकिन सॉइल फर्टिलिटी और वाटर रिसोर्सेज के साथ प्रॉपर मैनेजमेंट से इसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। अब करंट फैलो। ये वो लैंड है जो एक एग्रीकल्चरल ईयर के लिए अनकल्टिवेटेड रखी जाती है, ताकि सॉइल अपनी फर्टिलिटी नेचुरली रिगेन कर सके। एग्जाम्पल, खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच में कुछ लैंड को फैलो रखा जाता है ताकि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रिकवर हो सके। फैलो अदर देन करंट फैलो। ये वो लैंड है जो 1 to 5 ईयर के लिए अनकल्टिवेटेड रखी जाती है। ये लैंड टेम्पोरली अनयूज होती है, पर अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो फिर से कल्टीवेशन के लिए रेडी हो सकता है। नेट सोन एरिया। ये वो लैंड है जहां क्रॉप एक्चुअली सोन और हार्वेस्टेड होते हैं। ये लैंड प्रोडक्टिव होती है जहां एग्रीकल्चर डायरेक्टली किया जाता है। इंडिया का नेट सोन एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर अभी भी चाइना से कम है। अब बात करते हैं एरेबल लैंड। इंडिया के पास चाइना से ज्यादा एरेबल लैंड है, लेकिन प्रोडक्टिविटी अभी भी कम है। इसका रीजन ये है कि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी तो है, लेकिन एडवांस फार्मिंग टेक्निक और क्रॉप मैनेजमेंट में कमी है। लैंड यूज शिफ्ट। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, वैसे वैसे लैंड यूज कैटेगरी शिफ्ट होती है। एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेंसस 2015 से 16 के हिसाब से ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का एवरेज साइज 1.08 हेक्टर हो गया है, जो कि 2010-11 में 1.15 हेक्टर था।
मतलब लैंड होल्डिंग का साइज थोड़ा कम हो गया है और ये ट्रेंड दिखता है कि लैंड का फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है। आइए सेंसस 2015-16 को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग। ऑपरेशनल होल्डिंग का टोटल नंबर बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटेड एरिया कम हो गए हैं। ये इंडिकेट करता है कि ज्यादा लोग छोटी जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एरिया कम हो रहा है। शेयर ऑफ फीमेल ऑपरेशनल होल्डर। फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। 2015-16 में 13.96% फीमेल होल्डर थे, जो कि 2010-11 के 11.72% से ज्यादा है। फीमेल फार्मर्स का शेयर ऑपरेटेड एरिया में भी 11.72% था, जो एक पॉजिटिव साइन है। मार्जिनल एंड स्मॉल होल्डिंग। मार्जिनल होल्डिंग यानी कि 0 से 1 हेक्टर जो होल्डिंग रखते हैं, और स्मॉल होल्डिंग यानी कि जो 1 से 2 हेक्टर लैंड होल्डिंग रखते हैं, का शेयर टोटल होल्डिंग में 86.08% था, लेकिन इनका शेयर ऑपरेटेड एरिया में सिर्फ 46.94% था। ये दिखाता है कि छोटी जमीन पर काम करने वाले फार्मर का नंबर ज्यादा है, लेकिन उनके पास कम एरिया है। सेमी मीडियम एंड मीडियम होल्डिंग। सेमी मीडियम होल्डिंग मतलब 2 to 4 हेक्टर होल्डिंग, और मीडियम होल्डिंग मतलब 4 to 10 हेक्टर होल्डिंग का शेयर सिर्फ 13.35% था, लेकिन इनका शेयर ऑपरेटेड एरिया में 43.99% था। ये इंडिकेट करता है कि ये जमीन ज्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन इन होल्डिंग का परसेंटेज कम हो गया है। लार्ज होल्डिंग। लार्ज होल्डिंग मतलब 10 हेक्टर और उससे ज्यादा जो होल्डिंग रखते हैं। लार्ज होल्डिंग सिर्फ 0.57% टोटल होल्डिंग का पार्ट था, लेकिन इनका शेयर ऑपरेटेड एरिया में 9.07 था। यह भी इंडिकेट करता है कि बड़ी जमीन का शेयर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जो बड़ी जमीन है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। अब टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर की डिफरेंट टाइप होती है, जो क्लाइमेट, रेनफॉल और सॉइल कंडीशन के हिसाब से वेरी करती है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये एक पुरानी मेथड है जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। इसमें किसान जंगल को आग लगाकर क्लियर करते हैं और उसके बाद सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है एक जगह को कुछ टाइम के लिए यूज करना, फिर छोड़ देना और दूसरी जगह पे जाना। यह मेथड मोस्टली रेन फॉरेस्ट एरिया में होता है, जहां सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली लो होती है और आग लगाने के सॉइल को टेम्पोररी फर्टाइल बनाया जाता है। आग लगा के सॉइल को टेम्पोररी फर्टाइल बनाया जाता है। ड्राई फार्मिंग। ये वो फार्मिंग होती है जो लो रेनफॉल एरिया में की जाती है, जहां एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होता है। एग्जाम्पल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे एरिया में ड्राईलैंड फार्मिंग कॉमन है। अब वेटलैंड फार्मिंग। ये वो फार्मिंग होती है जो उन एरिया में होती है जहां एक्सेसिव रेनफॉल होता है और वाटर का अवेलेबिलिटी ज्यादा होता है, जैसे केरला, वेस्ट बंगाल और असम जैसे एरिया में वेटलैंड फार्मिंग कॉमन है। अब कुछ की टर्म्स की बात करते हैं। ऑपरेशनल होल्डिंग। ये वो जमीन होती है जो किसान एक्टिवली कल्टीवेट कर रहे होते हैं। मार्जिनल होल्डिंग। ये वो जमीन होती है जो छोटी होती है, 0 to 1 हेक्टर, और इनका शेयर टोटल होल्डिंग में ज्यादा होता है, लेकिन इनका एरिया कम होता है। अब बात करते हैं शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो इंडिया में काफी पुरानी और ट्रेडिशनल प्राचीन है, हर रीजन में अपने स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। ये प्रैक्टिस खासकर उन एरिया में होती है जहां फॉरेस्ट कवर ज्यादा होता है और रेनफॉल भी अच्छा होता है। हर रीजन में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे मणिपुर में झूमिंग, छत्तीसगढ़ में पाम लाउ, अंडमान एंड निकोबार में दीपा, मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा, ओडिशा में पामा दाबी और कोमन और ब्रिंगा,
वेस्टर्न घाट में कुमारी, राजस्थान में वालरे और वाल्टरे, हिमालयन बेल्ट में खील, झारखंड में कुरवा। ग्लोबल नेम्स फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को देखते हैं। मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका मेक्सिको, लेडंग इन इंडोनेशिया मलेशिया, कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मेसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, रे इन वियतनाम। अदर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया को देखते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसमें किसान अपने छोटी जमीन पर ज्यादा लेबर और सिंपल टूल्स का यूज करके क्रॉप उगाते हैं। ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज होता है। ये यूजुअली हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया में होता है, जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। कमर्शियल फार्मिंग, इसमें क्रॉप और एनिमल को मार्केट के लिए उगाया जाता है, मतलब प्रॉफिट के लिए। लार्ज स्केल पे फार्मिंग होती है और ये फार्मिंग मार्केट ड्राइवन होती है। एग्जाम्पल व्हीट, कॉटन, शुगर केन। प्लांटेशन फार्मिंग, ये एक लार्ज स्केल फार्मिंग है जिसमें एक ही क्रॉप को ज्यादा एरिया पर उगाया जाता है। इसमें एक क्रॉप को कमर्शियल पर्पज के लिए उगाया जाता है। एग्जाम्पल टी, कॉफी, रबर, शुगर केन। मिक्स्ड फार्मिंग, ये एक सिस्टम है जिसमें क्रॉप भी उगाए जाते हैं और लाइव स्टॉक भी रखे जाते हैं। ये एक डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम है जिसमें किसान को क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ लाइव स्टॉक से भी इनकम मिलती है। एग्जाम्पल डेयरी फार्मिंग, क्रॉप कल्टीवेशन। कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसमें कई फार्मर्स मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं जिसमें रिसोर्सेज को पूल करके ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर किया जाता है। फार्मर्स अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जैसे वाटर, सीड, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। एग्जाम्पल कोऑपरेटिव डेयरीज, कोऑपरेटिव शुगर मिल एक्सेट्रा। अब बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। इंडिया में 3 मेन क्रॉपिंग सीजन है, खरीफ, रबी और जैद। हर सीजन का अपना स्पेसिफिक टाइम और क्रॉप होता है जो क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से वेरी करते हैं। फर्स्ट, खरीफ सीजन, जून टू सितंबर। खरीफ सीजन का टाइम साउथ वेस्ट मानसून के साथ कोइंसाइड करता है, मतलब बारिश के टाइम। इसमें मेजर क्रॉप्स है जैसे राइस, कॉटन, जूट, बाजरा, मेज, जोवर, तूर। खरीफ सीजन में क्रॉप को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए ये क्रॉप ट्रॉपिकल एरिया में उगते हैं जहां मानसून काफी स्ट्रांग होती है। स्टेट्स है इसमें, नॉर्दर्न स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। साउदर्न स्टेट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। अब रबी सीजन, अक्टूबर टू मार्च। रबी सीजन विंटर के टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक। इस टाइम टेम्परेचर लो होता है, जो टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्रॉप के लिए आइडियल होता है। इसमें मेजर क्रॉप्स आते हैं जैसे व्हीट, ग्राम, रेपसीड एंड मस्टर्ड, बार्ली। रबी सीजन में क्रॉप को ज्यादा ठंड और कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए ये सीजन उन क्रॉप्स के लिए बेस्ट है जो कोल्ड वेदर में ग्रो करते हैं। इसमें स्टेट्स हैं जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। साउदर्न स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका। अब जैद सीजन, अप्रैल टू जून। जैद एक शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन होता है जो रबी क्रॉप्स के हार्वेस्ट के बाद अप्रैल जून के बीच होता है। इसमें मेजर क्रॉप्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फोडर क्रॉप्स, राइस, मेज, रागी, ग्राउंड नट, जोबर होते हैं। जैद सीजन में मेनली इरिगेटेड लैंड पे क्रॉप उगाए जाते हैं क्योंकि ये समर सीजन है और बारिश नहीं होती। इस सीजन में वाटरमेलन, कुकुम्बर और फोडर क्रॉप जैसे ग्रीन क्रॉप्स ग्रो करते हैं। स्टेट्स को देखो, नॉर्दर्न स्टेट्स में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। साउदर्न स्टेट्स में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया में फूड ग्रेन्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये
2/3 एरिया को कवर करते हैं। इन्हें सीरियल और पल्सेस में डिवाइड किया जाता है। आज हम सीरियल के बारे में बात करेंगे जो 54% क्रॉप एरिया में उगते हैं। टाइप्स ऑफ सीरियल्स: फाइन ग्रेन्स जैसे राइस, व्हीट; कोर्स ग्रेन जैसे जोवर, बाजरा, रागी। इंडिया में राइस और व्हीट दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और ये फूड सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल क्रॉप है। चलिए समझते हैं। राइस राइस इंडिया का प्राइमरी फूड क्रॉप्स है और ये खरीफ क्रॉप होता है, मतलब ये मानसून सीजन में उगता है, जून टू सितंबर। राइस को ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरिया में उगाने के लिए आइडियल कंडीशन चाहिए होती है। चलिए समझते हैं आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन फॉर राइस: टेम्परेचर 16 टू 20 डिग्री सेल्सियस फ्लावरिंग और फर्टिलाइजेशन के लिए, 18 टू 32 डिग्री सेल्सियस राइपनिंग के लिए। रेनफॉल 150 टू 300 सेंटीमीटर ऑफ एवरेज रेनफॉल होना चाहिए। सॉइल क्ले या एलुवियल मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल जो पानी को अच्छे से होल्ड कर सके वो होना चाहिए। राइस इंडिया में 1/4 टोटल क्रॉप एरिया पर उगता है और 21.6% ऑफ द वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन इंडिया करता है। ये चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वेयर इज राइस ग्रोन को देखते हैं। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा राइस यहाँ उगता है 13%। उत्तर प्रदेश और पंजाब ये भी मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। सॉदर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 2-3 क्रॉप्स ऑफ राइस एक साल में उगाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में 3 टाइप्स ऑफ राइस उगाए जाते हैं: ऊस, अमन और बोरो। राइस को सी लेवल से लेकर 2000 मीटर तक उगाया जा सकता है और ह्यूमिड से ड्राई इरिगेटेड एरिया तक भी ये ग्रो होता है। ये क्रॉप हिमालयाज और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में भी ग्रो होते हैं, लेकिन खरीफ सीजन में। अब बात करते हैं वीट, जिसे गेहूं भी कहते हैं। वीट एक रबी क्रॉप होता है जो विंटर सीजन में उगता है, अक्टूबर टू मार्च। ये क्रॉप को लो टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए ये क्रॉप टेम्परेट रीजन में उगते हैं। आइडियल कंडीशन फॉर वीट को देखते हैं। टेम्परेचर 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस सोविंग के लिए, 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस हार्वेस्टिंग के लिए। रेनफॉल 80 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होना चाहिए। सॉइल की बात करें तो वेट ड्रेन्ड, लूमी और क्ले सॉइल जो ज्यादा पानी ना होल्ड करे लेकिन फर्टाइल हो। वीट इंडिया में 14% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया में उगता है और 85% वीट कल्टीवेशन एरिया इंडो गंगेटिक प्लेन, मालवा प्लेट्यू और हिमालयाज तक फैला हुआ है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट: उत्तर प्रदेश 32% प्रोडक्शन करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब। वीट की कल्टीवेशन की ज्यादा एरिया नॉर्थ और सेंट्रल रीजन में होती है, जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन और मालवा प्लेट्यू। ये क्रॉप 2700 मीटर तक भी उगाया जा सकता है। अब बात करते हैं मिलेट्स और कोर्स सीरियल्स। कोर्स सीरियल्स या मिलेट उन ग्रेन्स को कहा जाता है जो फाइन सीरियल्स जैसे राइस और व्हीट के कंपैरिजन में थोड़ा रफ होता है। ये 16.5% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया में उगते हैं। इन्हें ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए आइडियल माना जाता है क्योंकि ये लो रेनफॉल और एरिड कंडीशन में भी उग जाते हैं। आइए की फीचर्स ऑफ कोर्स सीरियल्स को देखते हैं। टेम्परेचर एवरेज 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल 40 टू 60 सेंटीमीटर। सॉइल: इन ग्रेन्स को वेराइटी ऑफ सॉइल में उगाया जा सकता है, जैसे क्ले, सैंडी और लूमी सॉइल। जोवर या सोरगम एक इम्पोर्टेंट कोर्स सीरियल है जो सेमी एरिड और एरिड एरिया में ग्रो होता है। ये फोडर क्रॉप के रूप में भी यूज होता है और खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगता है। आइडियल कंडीशन फॉर ज्वार: टेम्परेचर 27 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग जर्मिनेशन होना चाहिए। अगर टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से कम हो
तो ये अच्छा ग्रो नहीं करता। रेनफॉल, ज्वार को 45 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल चाहिए होती है। ये एरिड और सेमी एरिड एरिया में ग्रो होता है। सॉइल, ये क्रॉप वेराइटी ऑफ सॉइल में उगता है इंक्लूडिंग क्ले और सैंडी सॉइल। ज्वार को मेनली खरीफ सीजन में नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है और साउदर्न इंडिया में ये खरीफ और रबी दोनों सीजन में ग्रो होता है। ये फोडर के लिए भी यूज होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर को देखते हैं। महाराष्ट्र हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन करता है, फिर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब बात करते हैं बाजरा, पियर मिलेट। बाजरा एक और कोर्स सीरियल है जो हॉट और ड्राई क्लाइमेट कंडीशन में उगता है। ये नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा होता है जहां लो रेनफॉल होती है। आइडियल कंडीशन फॉर बाजरा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 40 to 50 सेंटीमीटर, सॉइल सैंडी लूम, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल में ग्रो होता है। बाजरा को हॉट और ड्राई कंडीशन में उगाया जाता है और ये 5.2% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया में उगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के स्टेट्स में ये मेजर प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। अब बात करते हैं मेज, कॉर्न। मेज या कॉर्न एक फूड और फोडर क्रॉप्स है। यह सेमी एरिड कंडीशन में उगता है और इंफेरियर सॉइल पर भी ग्रो हो सकता है। मेज का यील्ड बाकी कोर सीरियल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। आइडियल कंडीशंस फॉर मेज, टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर विथ मॉडरेट रेनफॉल, रेनफॉल 50 to 90 सेंटीमीटर। सॉइल, मेज को वैरायटी ऑफ सॉइल में उगाया जा सकता है लेकिन बेस्ट ग्रोन वेल ड्रेन सॉइल में होती है। मेज को ऑल ओवर इंडिया उगाया जाता है एक्सेप्ट फॉर ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। साउथ स्टेट्स में इसका यील्ड ज्यादा होता है और सेंट्रल इंडिया में यील्ड कम होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं पल्सेस के। पल्सेस वो जिसे लेग्यूम्स क्रॉप भी कहते हैं। पल्सेस वो क्रॉप्स होते हैं जो लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये क्रॉप नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं जिससे सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है पल्सेस का। की फीचर्स देखते हैं। टेम्परेचर 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर। एरिया की बात करें तो पल्सेस 11% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया में उगते हैं। मेन पल्सेस इन इंडिया को देखते हैं। ग्राम, चिकपीस। कल्टीवेशन सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होता है रबी सीजन में। एरिया 2.8% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। लीडिंग प्रोड्यूसर महाराष्ट्र 24%, मध्य प्रदेश 22%, देन राजस्थान। Over 60% of pulses are grown in Rabi season and gram is one of the most dominant pulses with around 40% share in total production. तूर, अरहर, रेड ग्राम और पिजन पी भी कहते हैं। ड्राई एरिया ऑफ सीरियल एंड साउदर्न स्टेट्स में। एरिया 2% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। लीडिंग प्रोड्यूसर महाराष्ट्र 32%, देन कर्नाटका, देन उत्तर प्रदेश। ऑयल सीड इन इंडिया। ऑयल सीड वो क्रॉप होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जैसे ग्राउंड नट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन और सनफ्लावर। ये क्रॉप्स 14% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया में उगते हैं। इसके फीचर्स को देखते हैं। ग्रोविंग रीजन, इंडिया के ड्राईलैंड में जैसे मालवा प्लेट्यू, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और रायलसीमा रीजन में ग्रो करते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो वेरीज बाय क्रॉप बट जनरली 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। मेन ऑयल सीड इन इंडिया को देखते हैं। ग्राउंड नट खरीफ क्रॉप है लेकिन साउदर्न इंडिया में रबी सीजन में भी ग्रो होता है। एरिया की बात करें तो 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर। लीडिंग प्रोड्यूसर गुजरात 45%, देन राजस्थान, देन तमिलनाडु। रेप सीड एंड मस्टर्ड रबी सीजन में ग्रो होते हैं। फ्रोस्ट सेंसिटिव क्रॉप है ये। एरिया
2.5% of total crop area. Temperature 10 to 20 degrees Celsius. Rainfall 25 to 40 centimeter. Leading producer राजस्थान 47%. फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा। सोयाबीन खरीफ क्रॉप है और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा होता है। टेम्परेचर 13 टू 24 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 40 टू 60 सेंटीमीटर। लीडिंग प्रोड्यूसर महाराष्ट्र 42%, मध्य प्रदेश 41%। सनफ्लावर कल्टीवेशन खरीफ क्रॉप है, वार्म टेम्परेचर में ग्रो होता है। टेम्परेचर 26 टू 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। लीडिंग प्रोड्यूसर कर्नाटका 54%, देन तेलंगाना, उड़ीसा। अब बात करते हैं फाइबर्स क्रॉप। फाइबर्स क्रॉप इन इंडिया। फाइबर्स क्रॉप्स वो क्रॉप होते हैं जो फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कॉटन, जूट और सिल्क। ये क्रॉप इंडिया की टेक्सटाइल और हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इन सबको समझते हैं। कॉटन व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये एक वैल्यूएबल फाइबर क्रॉप है। खरीफ सीजन में ग्रो होता है और सेमी एरिड एरिया में सबसे ज्यादा उगता है। आइए इसके फीचर्स को देखते हैं। टेम्परेचर 21 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर। सॉइल ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल जो मिनरल रिच होती है। फ्रॉस्ट फ्री डे कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए होते हैं। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। अब कॉटन ग्रोविंग जोन इन इंडिया को देखते हैं। नॉर्दर्न जोन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सेंट्रल जोन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। साउदर्न जोन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग 23.83% टू द ग्लोबल प्रोडक्शन। इंडिया इज यूनिक बिकॉज ये सभी 4 स्पेसीज ऑफ कॉटन ग्रो करता है, जैसे गोसिपियम आर्बोरियम एंड गोसिपियम हर्बेसियम एशियन कॉटन, गोसिपियम बार्बेडेंस जिसे इजिप्शियन कॉटन कहते हैं, गोसिपियम हिरोसुटम अमेरिकन अपलैंड कॉटन। ये 90% हाइब्रिड कॉटन का सोर्स है और बीटी कॉटन भी इसी स्पेसीज का है। लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो गुजरात 24%, महाराष्ट्र 23%, देन तेलंगाना। अब जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि इसका फाइबर काफी स्ट्रांग और ड्यूरेबल होता है। ये क्रॉप हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में उगता है। टेम्परेचर 24 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल 150 सेंटीमीटर। हाई रेनफॉल नीडेड विथ 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सॉइल रिच डेल्टा और एलुवियल सॉइल। India is the largest producer of jute, contributing around 60% of the world's total production. West Bengal is the leader in the jute production, with 81% of the total production coming from there. Leading producer West Bengal 81%, Assam, then Bihar. अब बात करते हैं सिल्क। इंडिया में सिल्क की कई वैरायटी ग्रो होती है, जैसे मलबरी, तसार, ओक, तसार, इरी और मुगा, आसाम। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। मलबरी सिल्क ये साउदर्न स्टेट्स में ग्रो होता है, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। नॉन मलबरी सिल्क ये मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ग्रो होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो मलबरी सिल्क के लिए कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नॉन मलबरी सिल्क के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा। अब बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्रॉप के बारे में जो इंडिया की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे शुगर केन, टी, कॉफी और रबर। इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन और उसकी ग्रोविंग कंडीशन को समझते हैं। फर्स्ट, शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जो मेनली इरिगेटेड कंडीशन में ग्रो होती है। ये क्रॉप वाटर इंटेंसिव है, मतलब ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए इसे वाटर इनएफिशिएंट भी कहा जाता है। आइए इसके की फीचर्स को देखते हैं। टेम्परेचर 20 टू 26 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 100 टू
150 सेंटीमीटर, सॉइल एलुवियल और क्ले सॉइल बेस्ड होती है। प्रोपेगेशन रेतुनिंग मेथड मतलब प्रीवियस क्रॉप के रूट से न्यू शूट उगते हैं। इंडिया में शुगर केन मोस्टली इरिगेटेड एरिया में ग्रो होता है और ये इंडो गंगेटिक प्लेन, वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया के रीजन में होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश 41%, महाराष्ट्र 25%, देन कर्नाटका। इंडिया was the second largest producer of sugarcane after Brazil in 2018। अब टी को देखते हैं। टी एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है जो ह्यूमिड और सब ह्यूमिड रीजन में होता है। टी के लीव्स को फर्मेंट करके ब्लैक टी बनाया जाता है, जबकि ग्रीन टी अनफर्मेंटेड होते हैं। इसके फीचर्स को देखते हैं। टेम्परेचर 24 to 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल एटलीस्ट 150 सेंटीमीटर, सॉइल फॉरेस्ट सॉइल जो रिच होती है ह्यूमस और आयरन में। इंडिया में टी की कल्टीवेशन मेनली आसाम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में होती है। आसाम इज द लीडिंग प्रोड्यूसर जहां 53.2% ऑफ इंडियाज टी प्रोडक्शन होती है। लीडिंग प्रोड्यूसर आसाम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। India is the leading producer of tea and ranks second in tea export globally. Assam is a major producer of the tea in India और टी की कल्टीवेशन ब्रह्मपुत्र वैली से शुरू हुई थी 1840s में। अब बात करते हैं कॉफी की। कॉफी भी एक ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है जो वेस्टर्न घाट्स के रीजन में ग्रो होता है, जैसे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इसके फीचर्स हैं। टेम्परेचर 15 to 28 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर, सॉइल वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल जो वेजिटेबल मोल्ड से रिच हो। इंडिया में रोबस्टा कॉफी ज्यादा उगती है और ये एरेबिका कॉफी से थोड़ी ज्यादा प्रोडक्शन में होती है। कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 70% ऑफ टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। लीडिंग प्रोड्यूसर कर्नाटका 74%, देन केरला, तमिलनाडु। इंडिया रैंक 7th इन द वर्ल्ड इन कॉफी प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 3.7% टू ग्लोबल प्रोडक्शन। अब बात करते हैं रबर की। रबर एक ट्रॉपिकल क्रॉप है जो मेनली इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो होता है, लेकिन इंडिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसकी कल्टीवेशन होती है। इसके फीचर्स को देखते हैं। टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, सॉइल वेल ड्रेन्ड एलुवियल या लेटेराइट सॉइल बेस्ड होती है। इंडिया के केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रबर की कल्टीवेशन होती है। ये एक हाई वैल्यू क्रॉप है जो मेनली लेटेक्स के लिए ग्रो किया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। रेतुनिंग। शुगर केन की कल्टीवेशन में रेतुनिंग का मतलब है प्रीवियस क्रॉप के रूट से न्यू शूट का उगना। ये मेथड वाटर एफिशिएंट होता है और शुगर केन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। फर्मेंटेशन। टी के लीव्स को फर्मेंट करके ब्लैक टी बनाया जाता है, जबकि ग्रीन टी अनफर्मेंटेड होता है। फर्मेंटेशन से टी का टेस्ट और एरोमा चेंज होता है। क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब है कि एक स्पेसिफिक फील्ड पर एक साल में कितनी बार क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। ये लैंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का एक मेथड है। ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप को देखते हैं। ये वो क्रॉप होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं, जैसे कॉफी, टी, रबर। ये क्रॉप ह्यूमिड और वार्म कंडीशन में उगते हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स वो नेचुरल सब्सटेंसेस है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ओरिजिन से बनते हैं। इनके पास अपने डेफिनिट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मिनरल्स अक्सर ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। ओर का मतलब है वो रॉक जिसमें एक मिनरल का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो कि उसे इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। मिनरल्स का मोड ऑफ अकरेंस को देखते हैं। कहाँ मिलता है ये? मिनरल्स का अकरेंस कुछ स्पेसिफिक जगह पे होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में पाए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि मिनरल्स किस तरीके से पाए जाते हैं। फर्स्ट, क्रैक्स, क्रेविसेस
एंड ज्वाइंट्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक वो होते हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बनते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक वो होते हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर चेंज होते हैं। मिनरल जैसे टीन, कॉपर, जिंक, लीड एक्सेट्रा इन रॉक के क्रैक्स, क्रेविसेस और ज्वाइंट्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के स्ट्राटा में, सेडिमेंट्री रॉक वो होते हैं जो लेयर में बनते हैं, जैसे सैंडस्टोन या लाइमस्टोन। इन रॉक्स में मिनरल जैसे कोयल, जिप्सम, पोटास साल्ट और सोडियम साल्ट डिपॉजिट होते हैं। ये मिनरल लेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं। सरफेस रॉक की डिकम्पोजिशन से, डिकम्पोजिशन का मतलब है जब सरफेस रॉक टूटकर वेदरिंग के थ्रू ब्रेक हो जाता है। जब सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट रिमूव हो जाता है तो एक रेसिडुअल मास बनता है जिसमें ओर होती है। बॉक्साइट एक ऐसे मिनरल का एग्जांपल है जो वेदरिंग के थ्रू बनता है। प्लेसर डिपॉजिट, एलुवियल डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट वो मिनरल होते हैं जो एलुवियल डिपॉजिट में मिलते हैं, मतलब सैंड्स और ग्रेवल में। ये मिनरल रिवर बेड और बीचेज में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टीन और प्लेटिनम। ओशियन वाटर से ड्राइव मिनरल्स। कुछ मिनरल्स जो हमारे ओशियन वाटर से ड्राइव होते हैं उनमें कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज नोड्यूल्स और ब्रोमाइन शामिल हैं। अब मिनरल के मेन एलिमेंट्स को देखते हैं। मिनरल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका भी अपना इम्पोर्टेंट है। बाय वेट ये एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है, जैसे ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटासियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, अदर 1.4%। ये एलिमेंट मिनरल के मेजर कंपोनेंट है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बनता है कि कौन से एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। अब बात करते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मतलब दुनिया के अलग अलग कंटिनेंट में मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। हर कंटिनेंट का अपना एक स्पेशल मिनरल रिसोर्स होता है जो उसके इकोनॉमी को बूस्ट करता है। चलिए समझते हैं। एशिया, एशिया एक मिनरल रिच कंटिनेंट है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, जैसे टीन। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया टीन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। टीन एक इम्पॉर्टेंट मेटल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और पैकेजिंग में यूज होता है। आयरन ओर, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। आयरन ओर का यूज स्टील बनाने में होता है, जो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में एसेंशियल है। अदर मिनरल्स, एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर भी मिलते हैं। ये मिनरल मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी प्रोडक्शन में काम आते हैं। चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आयरन ओर, लीड, एंटीमोनी और टंगस्टन का भी बड़ा प्रोड्यूसर है। अब यूरोप, यूरोप में भी काफी मिनरल डिपॉजिट है, खास करके ईस्टर्न यूरोप और रशिया में। आयरन ओर, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में आयरन ओर के डिपॉजिट हैं। ये कंट्री स्टील इंडस्ट्री के लिए आयरन ओर प्रोवाइड करती है। अदर मिनरल, कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीशियम और निकल भी ईस्टर्न यूरोप और रशियन रीजन में मिलते हैं। ये मिनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में मिनरल तीन मेजर रीजन में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक। यहाँ आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर के डिपॉजिट हैं। ये मिनरल माइनिंग और एनर्जी सेक्टर में यूज होते हैं। एप्लासियन रीजन, यहाँ कोयल मिलते हैं जो पावर जनरेशन और इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कोर्डिलेरा, यहाँ पर कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के वास्ट डिपॉजिट हैं। ये मिनरल माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं। अब साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी मिनरल काफी एबंडेंट है, जैसे ब्राजील। ब्राजील में हाई ग्रेड आयरन ओर के लार्ज डिपॉजिट है। ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है। टीन, ब्राजील और बोलीविया
दुनिया के सबसे बड़े टीन प्रोड्यूसर हैं। कॉपर, चिली और पेरू दुनिया के लीडिंग कॉपर प्रोड्यूसर हैं। कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। अदर मिनरल्स, साउथ अमेरिका में गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिक्का, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस और डायमंड का भी डिपॉजिट है। अब बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के पास दुनिया के सबसे वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, जैसे डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम। अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जारे में गोल्ड के डिपॉजिट हैं। कोबाल्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कोबाल्ट के 70% डिपॉजिट है। कोबाल्ट का यूज बैटरीज में होता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जरूरी है। अदर मिनरल जैसे कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट भी अफ्रीका में मिलते हैं। नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में ऑयल के डिपॉजिट हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मिनरल रिच है और दुनिया के मेजर प्रोड्यूसर में शामिल है। बॉक्साइट, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोड्यूसर है। बॉक्साइट का यूज एल्यूमीनियम बनाने में होता है। गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन और निकल, ऑस्ट्रेलिया इन सब मिनरल का मेजर प्रोड्यूसर है। कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीज ये भी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। कालगुरली और कुलगार्डी एरिया में सबसे बड़े गोल्ड डिपॉजिट हैं। अब एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में अभी तक मिनरल एक्सट्रैक्शन काफी लिमिटेड है, लेकिन फ्यूचर में ये रीजन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोयल, ट्रांस एंटार्क्टिका माउंटेन में कोयल के डिपॉजिट हैं। आयरन ओर, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन के पास आयरन ओर के डिपॉजिट हैं। अदर मिनरल जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल भी प्रेजेंट है, लेकिन ये अभी तक कमर्शियल एक्सट्रैक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। आज हम इंडिया के मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। इंडिया एक मिनरल रिच कंट्री है, लेकिन मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ स्पेसिफिक रीजन में कंसंट्रेटेड है। ये रीजन अपने जियोलॉजिकल हिस्ट्री और रॉक फॉर्मेशन की वजह से रिच है। चलिए इनको समझते हैं। पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं। ये मिनरल्स मोस्टली प्री पैलियोजिक एज के हैं, जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से रिलेटेड है। पेनिनसुलर इंडिया का रीजन ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से बना है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे कोल। पेनिनसुलर इंडिया में कोल के लार्ज रिजर्व हैं, स्पेशली छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ये रीजन कोल माइनिंग के लिए फेमस है और यहाँ की कोल रिजर्व इंडिया के टोटल रिजर्व का 97% है। आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, मिक्का। पेनिनसुलर रॉक में इन मिनरल्स का भी मेजर कंसंट्रेशन है। आयरन ओर और मैग्नीज का यूज स्टील और एलॉय बनाने में होता है और मिक्का का यूज इलेक्ट्रॉनिक और कॉस्मेटिक में होता है। मिनरल्स बेल्ट इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया में मिनरल 3 मेजर बेल्ट में कंसंट्रेटेड है। हर बेल्ट का अपना यूनिक सेट ऑफ मिनरल्स होता है, जो उस रीजन की इकोनॉमी को शेप देता है। फर्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। ये रीजन छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में, ओडिशा प्लेट्यू वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में आता है। ये रीजन मिनरल रिच है और इंडिया के कोयल रिजर्व का 97% यही है। जैसे कोयल, दामोदर सोन महानदी और गोदावरी वैली में कोयल के बड़े रिजर्व हैं। ये रीजन कोयल माइनिंग के लिए फेमस है, जहां मेजर आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी लोकेटेड है। आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, मिक्का, इन मिनरल का भी ये रीजन मेजर प्रोड्यूसर है। अब द साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन को देखते हैं। ये बेल्ट कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु और केरला के अपलैंड में है। ये रीजन फेरस मेटल और बॉक्साइट के लिए रिच है। फेरस मेटल, आयरन ओर और मैग्नीज के डिपॉजिट यहाँ काफी हैं। गोवा में आयरन ओर काफी क्वांटिटी में मिलते हैं। बॉक्साइट का भी ये रीजन मेजर प्रोड्यूसर है, जो एल्यूमिनियम बनाने में यूज होता है। लाइमस्टोन का यूज सीमेंट इंडस्ट्री में होता है और नेवेली लिग्नाइट का डिपॉजिट भी यहाँ है।
मोनाजाइट और थोरियम। केरला में मोनाजाइट और थोरियम के डिपॉजिट हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये बेल्ट राजस्थान, गुजरात और अरावली हिल के एरिया में आता है। ये रीजन धरवार सिस्टम के रॉक से एसोसिएटेड है। कॉपर और जिंक, राजस्थान में कॉपर और जिंक के डिपॉजिट हैं जो मेटालिक मिनरल्स हैं। बिल्डिंग स्टोन्स, राजस्थान में सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और मार्बल काफी मिलते हैं जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। जिप्सम और फुलर अर्थ, जिप्सम का यूज फर्टिलाइजर और प्लास्टर बनाने में होता है और फुलर अर्थ का यूज ऑयल रिफाइनिंग में होता है। डोलोमाइट और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन और डोलोमाइट का यूज सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। पेट्रोलियम, गुजरात में पेट्रोलियम डिपॉजिट है जो एनर्जी सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साल्ट, गुजरात और राजस्थान में साल्ट के डिपॉजिट भी हैं। अब द हिमालयन बेल्ट, ये बेल्ट हिमालयन रीजन के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में है। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं जैसे कॉपर, लीड, जिंक, कोबाल्ट, टंगस्टन। ये मिनरल हिमालयन रीजन में मिलते हैं। मिनरल ऑयल्स, असम वैली में मिनरल ऑयल्स के डिपॉजिट है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर एंड माइनर मिनरल्स। फर्स्ट, मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो मिनरल होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। इन मिनरल का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। एग्जाम्पल, कोयल, आयरन ओर, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, लाइमस्टोन। ये मिनरल लार्ज स्केल पे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है जैसे स्टील प्रोडक्शन, एनर्जी जनरेशन और कंस्ट्रक्शन। माइनर मिनरल को देखते हैं। माइनर मिनरल वो होते हैं जो छोटे क्वांटिटी में होते हैं और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम होता है। एग्जाम्पल, मिक्का, गार्नेट, बेराइट, टाल्क, बेराइल, सिलिका, सैंड। ये मिनरल नीचे एप्लीकेशन में यूज होते हैं जैसे कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेरेमिक। अब बेस्ड ऑन मेटालिक कंटेंट, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल वो होते हैं जो मेटल के कंटेंट के लिए वैल्यूएबल होते हैं। इन मिनरल को मेटालिक लस्टर मिलता है और ये हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी दिखाते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ओर, जिंक, लीड, एल्यूमिनियम। ये मिनरल कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन माइनिंग से होता है और फिर स्मेल्टिंग या रिफाइनिंग प्रोसेस से उन्हें अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नॉन मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल वो होते हैं जो मेटालिक एलिमेंट नहीं रखते और उनमें लस्टर भी नहीं होता। ये जनरली ब्रिटल होते हैं और मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की कमी होती है। एग्जाम्पल, क्वार्ट्ज, फेल्ड्सपर, मिक्का, किल्काइट, टॉल्क, जिप्सम, डायमंड। ये मिनरल मेनली कंस्ट्रक्शन, सेरेमिक और ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इनका इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी काफी कम होती है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन आयरन कंटेंट, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल वो होते हैं जो आयरन के कंटेंट से बना होता है। इन मिनरल का मेजर यूज स्टील प्रोडक्शन में होता है। एग्जाम्पल, आयरन ओर, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नीज, क्रोमियम, निकल। इन मिनरल की खासियत यह है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं और स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन ये रस्ट और कोरोजन से भी आसानी से इफेक्ट हो जाते हैं अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तब। अब नॉन फेरस मिनरल को देखते हैं। नॉन फेरस मिनरल वो होते हैं जो आयरन को अपने मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में नहीं रखते। इनका यूज डिफरेंट इंडस्ट्री में होता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन और एरोस्पेस। एग्जाम्पल, कॉपर, लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, टीन। ये मिनरल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखते और रस्ट और कोरोजन से बचने के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। अब बेस्ड ऑन ओरिजिन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मिनरल। ऑर्गेनिक मिनरल वो होते हैं जो प्लांट या एनिमल के ऑर्गेनिक मटेरियल से ड्राइव होते हैं। ये मिनरल फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिक रिमेन से बनते हैं। एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, पीट। इनका ओरिजिन बायोलॉजिकल होता है और
ये मिनरल मेनली एनर्जी जनरेशन और फ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। इनऑर्गेनिक मिनरल, इनऑर्गेनिक मिनरल वो होते हैं जो जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं और इनका बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं होता। एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, फिट्सबर्ग, जिप्सम, मिक्का। ये मिनरल कंस्ट्रक्शन, ग्लास मेकिंग और सेरेमिक में यूज होते हैं। इनका ओरिजिन पुअरली जियोलॉजिकल होता है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। मेटालिक लस्टर, मेटालिक मिनरल का एक शाइनिंग अपीयरेंस होता है जो उन्हें मेटालिक लस्टर कहलाता है। ये उनके मेटल कंटेंट की वजह से होता है। स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेटालिक मिनरल्स को हीट करके उनसे मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेलिएबिलिटी का मतलब है किसी मिनरल को शेप देना बिना उसके टूटने के। डक्टिलिटी का मतलब है किसी मिनरल को स्ट्रेच करना बिना उसके टूटने के। रस्टिंग एंड करोजन, ये प्रोसेस तब होती है जब मेटल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके अपना स्ट्रेंथ लूज करते हैं। अब बात करते हैं फेरस मिनरल, आयरन ओर। स्पेशली आयरन ओर के टाइप्स यूज और इंडिया में उनका डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। फेरस मिनरल वो मिनरल होते हैं जो आयरन के कंटेंट से बना होता है और इनका यूज स्टील प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में होता है। आयरन ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल और इंडिया इज वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। आइए टाइप्स ऑफ आयरन ओर को देखते हैं। आयरन ओर का आयरन कंटेंट अलग अलग टाइप्स में वेरी करता है। इंडिया में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन ओर के मेन टाइप हैं। इनके अलावा कुछ और टाइप्स भी होते हैं। मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन कंटेंट इसमें 72% होता है। मेनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स हाई आयरन कंटेंट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हेमेटाइट Fe2O3, iron content 60 to 70%. This is the most commonly used iron ore, mainly in iron and steel industry. Limonite FeOOH NH2O, iron content 40 to 60%. This ore is used as pigment for paint due to its yellowish brown color. Siderite FeCO3, iron content 40 to 50%, act as a source of manganese which is used in steel production. अब आयरन ओर्स इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड और हमारे पास आयरन ओर रिजर्व भी काफी है। इंडिया में आयरन ओर के मेन रिजर्व मोस्टली हेमेटाइट के होते हैं जो कि रशिया के बाद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आयरन ओर माइंस काफी क्लोजली प्रोक्सिमिटी में मिलते हैं कोल फील्ड के, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में जो कि इंडिया का इंडस्ट्रियल हब भी है। 95% ऑफ इंडियाज आयरन ओर रिजर्व आर लोकेटेड इन दीज स्टेट लाइक जैसे ओडिशा। मेजर माइंस लाइक गुरु महासनी, सुलैपत, बदमपाहर, किरूबुरु, बोनिया। झारखंड में इंपॉर्टेंट माइंस लाइक नावमुंदी, गुआ। छत्तीसगढ़ में मेजर माइंस लाइक दंतेवाड़ा, बैलादिला, दाली, राजहरा। कर्नाटका में संदूर, होसपेट या बाबा बुदन हिल, कुद्रेमुख और शिवामोगा। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंद्रपुर, बंदरा एंड रत्नागिरी। तेलंगाना में माइंस इन कारीमनगर, वारंगल। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, कुड्डलपत, अनंतापुर। तमिलनाडु में सालेम और नीलगिरी। गोवा में इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। अब बात करते हैं ग्लोबल आयरन ओर प्रोडक्शन।
इंडिया के अलावा ग्लोबल प्रोडक्शन भी आयरन ओर काफी इम्पोर्टेंट है। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर दुनिया भर में है, जैसे अफ्रीका, कंट्रीज लाइक लाइबेरिया, साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया में आयरन ओर के डिपॉजिट हैं। चाइना, चाइना के पास सेंगयांग, मंचूरिया, वुहान, ताइजेन और हाइनम आइलैंड में आयरन ओर रिजर्व है। ऑस्ट्रेलिया का आयरन ओर का प्रोडक्शन काफी हाई है, स्पेशली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अमेरिका, ब्राजील एक मेजर प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा में आयरन ओर डिपॉजिट है, स्पेशली ग्रेट लेक्स एरिया में। रसिया, रसिया में आयरन ओर डिपॉजिट है, जैसे कर्च पेनिनसुला, कर्स्क रीजन और उरल माउंटेन। यूरोप में स्वीडन और फ्रांस में आयरन ओर की रिजर्व है, और जर्मनी और फ्रांस के राइन वैली, लोराइन, नॉर्मेंडी, पायरेनेस एरिया में भी डिपॉजिट है। अब बात करते हैं मैग्नीज की। अगर हम स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो 1 टन स्टील बनाने के लिए 10 किलो मैग्नीज की जरूरत होती है। इसके अलावा ये फेरोमैग्नीज एलॉय बनाने में भी यूज होता है। मैग्नीज का यूज ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स बनाने में भी होता है। अब बात करते हैं मैग्नीज के यूजेस की। आयरन और स्मेल्टिंग। मैग्नीज काफी इंपॉर्टेंट है आयरन और स्मेल्टिंग के प्रोसेस में। ये आयरन को इम्प्योरिटी से क्लीन करने में मदद करता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टील बनाने वक्त मैग्नीज को एलॉय के रूप में ऐड किया जाता है, जिससे स्टील की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। फेरोमैग्नीज एलॉय। ये एलॉय स्टील बनाने में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर यूजेस जैसे मैग्नीज का यूज ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स बनाने में भी होता है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब मैग्नीज इन इंडिया। इंडिया में मैग्नीज डिपॉजिट काफी जगह पर मिलते हैं, लेकिन ये ज्यादातर धरवार सिस्टम के रॉक के साथ एसोसिएट होते हैं। इंडिया का मैग्नीज प्रोडक्शन काफी सिग्निफिकेंट है और हमारे पास मेजर रिजर्व है। मेजर प्रोड्यूसर जैसे मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, नीमर मंडल और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। ओडिशा में ये इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है। मेजर माइंस बोनिया, केंदुझहर, सुंदरगढ़, गंगापुर, कोरापुट, कलंहंदी और बलंगीर में है। कर्नाटका में माइंस धरवाद, बेल्लारी, बेलगांव, नॉर्थ कनारा, चिकमागालूर, शिमोगा, चित्रदुर्गा और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में है। महाराष्ट्र में माइंस नागपुर, बंदारा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। तेलंगाना, गोवा और झारखंड भी माइनर प्रोड्यूसर है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया को देखते हैं। ओडिशा में 44% ऑफ टोटल मैग्नीज प्रोडक्शन, कर्नाटका 22%, मध्य प्रदेश 13%, महाराष्ट्र 8%, आंध्र प्रदेश 4%, झारखंड एंड गोवा 3% each, राजस्थान, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल रिमेनिंग 3%। अब ग्लोबल मैग्नीज रिजर्व एंड प्रोडक्शन को देखते हैं। मैग्नीज का ग्लोबल प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और मेजर प्रोड्यूसर है। साउथ अफ्रीका, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा मैग्नीज रिजर्व है। यूक्रेन कॉकेकस माउंटेन, यूरल और रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया में भी एबंडेंट डिपॉजिट है। चाइना और इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, घाना, गैबोन, मोरक्को और साउथ अफ्रीका भी मेजर प्रोड्यूसर है। अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल की। कुछ इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मिनरल है कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक और गोल्ड। इन मिनरल का यूज काफी इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्री और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग। आइए समझते हैं कॉपर्स मिलिएबिलिटी और उसके यूजेस को देखते हैं। कॉपर एक नॉन फेरस मेटल है कि मेलिएबल और डक्टाइल है। ये एक एक्सेलेंट कंडक्टर भी है जो इलेक्ट्रिकल करंट को बहुत एफिशिएंटली पास करता है।
इसलिए कॉपर का यूज इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। कॉपर को गोल्ड के साथ मिक्स किया जाता है ताकि ज्वेलरी को ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सके। इंडिया में कॉपर का प्रोडक्शन को देखते हैं। इंडिया में कॉपर की रिजर्व और प्रोडक्शन काफी डिफिशियंट है, मतलब हमारे पास कॉपर की रिजर्व इतने ज्यादा नहीं है। इसलिए इंडिया को कॉपर की जरूरत पूरी करने के लिए बहुत सारी इंपोर्ट करनी पड़ती है। कॉपर रिच रीजन इन इंडिया में है, जैसे झारखंड में राका माइंस और मौसाबानी माइंस, आंध्र प्रदेश में कुरनूल, गुंटूर, नेलोर, हिमाचल प्रदेश में कंगरा वैली, कुल्लू वैली, वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ू और दार्जिलिंग। अब ग्लोबल कॉपर रिजर्व, चिली और पेरू के पास दुनिया के 1/3 कॉपर रिजर्व है। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, यूएसए और कनाडा के वेस्टर्न कोर्डिलेरास में कॉपर माइनिंग होती है। यूरोप में रशिया और पोलैंड के अलावा आर्मेनिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान भी मेजर कॉपर रिजर्व के लिए जाने जाते हैं। अब बॉक्साइट को देखते हैं। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का सोर्स है ये। बॉक्साइट एक इम्पोर्टेंट नॉन फेरस मिनरल है जो एल्यूमिना और बाद में एल्यूमिनियम बनाने के लिए यूज होता है। एल्यूमिनियम काफी यूजफुल मेटल है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, स्ट्रांग होता है और गुड कंडक्टिविटी भी होती है। ये मिलिएबल भी होता है जिससे इसे इजिली शेप दिया जा सकता है। बॉक्साइट डिपोजिट ज्यादातर लेटेराइट रॉक में मिलते हैं जो कि एल्यूमिनियम सिलिकेट से रिच होते हैं। अब इंडिया में बॉक्साइट का प्रोडक्शन को देखते हैं। इंडिया में बॉक्साइट के डिपॉजिट काफी जगह पर मिलते हैं और ये मेनली टर्शियरी डिपॉजिट में होता है। ओडिशा, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, स्पेशली कलाहंदी और संबलपुर रीजन में। झारखंड, लोहरदगा के पेटलैंड में सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन होती है। गुजरात, खेर, अमरेली, भावनगर और जामनगर रीजन में भी बॉक्साइट मिलता है। छत्तीसगढ़, अमरकंटक प्लेटियो काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, अमरकंटक और बालाघाट रीजन में भी बॉक्साइट मिलता है। महाराष्ट्र, कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे और कोल्हापुर में डिपॉजिट है। माइनर प्रोड्यूसर, तमिलनाडु, कर्नाटका और गोवा भी थोड़े डिपॉजिट प्रोड्यूस करते हैं। ग्लोबल बॉक्साइट रिजर्व को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, गुनिया, जमैका और ब्राजील के पास दुनिया के सबसे बड़े बॉक्साइट रिजर्व हैं। यूएसए में अरकानसास, अलाबामा और जॉर्जिया स्टेट में बॉक्साइट डिपॉजिट मिलते हैं। रशिया में उरल्स रीजन में भी बॉक्साइट डिपॉजिट है। अब बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड एक प्रीशियस नॉन फेरस मिनरल है जो मेनली ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होता है। गोल्ड डिपॉजिट इंडिया में काफी स्टेट्स में मिलते हैं, जैसे जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार के जमुई रीजन, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान इंक्लूड है। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। ये मिनरल्स आयरन या किसी भी मेटल के कांटेक्ट से फ्री होते हैं, लेकिन इनका इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है। मिक्का, लाइमस्टोन, जिप्सम और क्रोमाइड जैसे मिनरल इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट है। इनका यूज इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री में होता है। चलिए समझते हैं। मिक्का इंसुलेशन की वर्ल्ड लीडर है ये। मिक्का एक नेचुरली अकरिंग नॉन मेटालिक मिनरल है जो सिलिकेट बेस्ड होता है। मिक्का को एक्सलेंट इंसुलेटर माना जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में एक्सट्रीमली यूज होता है। मिक्का का सबसे बड़ा फीचर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो लो पावर, लो फैक्टर और रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज, जो इसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज करने के लिए परफेक्ट बनाते हैं। मिक्का का यूज को देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में मिक्का का यूज इंसुलेशन के लिए होता है, जहां पर हाई वोल्टेज रेजिस्टेंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जरूरत होती है। मिक्का को कैपेसिटर,
इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल केबल्स और ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है। अब इंडिया में मिक्का का प्रोडक्शन को देखते हैं। झारखंड और ओडिशा के कोदरमा माइन को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिक्का प्रोड्यूसर माना जाता है। अदर मेजर प्रोडक्ट्स जैसे बिहार के मुंगेर में, आंध्र प्रदेश में बेस्ट क्वालिटी इन नेलोर डिस्ट्रिक्ट, फिर तेलंगाना, राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा तक, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं लाइमस्टोन की। सीमेंट और आयरन के लिए ये एसेंशियल है। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जो मेनली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है और थोड़ा मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो सीमेंट बनाने में यूज होता है और आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी यूज होता है। चलिए लाइमस्टोन के यूज को देखते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में 75% लाइमस्टोन का यूज होता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में लाइमस्टोन को फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है। बाकी का यूज केमिकल, पेपर, शुगर, फर्टिलाइजर और प्लास्टिक में होता है। इंडिया में लाइमस्टोन प्रोडक्शन को देखते हैं। मध्य प्रदेश इंडिया का टॉप प्रोड्यूसर है और ये स्टेट 16% इंडिया की लाइमस्टोन प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। जबलपुर, सतना और बैतूल डिस्ट्रिक्ट इसके मेजर प्रोडक्शन सेंटर है। अदर प्रोड्यूसर की बात करें तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु भी लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं जिप्सम की। फर्टिलाइजर और सीमेंट में यूज होते हैं। जिप्सम एक हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ कैल्शियम है जो व्हाइट, ओपेक या ट्रांसपेरेंट होता है। ये एक सेडिमेंट्री फॉर्मेशन में मिलता है जो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और सेल्स के साथ होता है। जिप्सम का मेजर यूज फर्टिलाइजर, सीमेंट इंडस्ट्री और प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है। आइए इसके यूज को देखते हैं। एमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। सीमेंट इंडस्ट्री में 4 to 5% जिप्सम का यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सेरेमिक टाइल्स और प्लास्टिक्स में भी जिप्सम का यूज होता है। एग्रीकल्चर में जिप्सम को सरफेस प्लास्टर के रूप में अप्लाई किया जाता है। इंडिया में जिप्सम प्रोडक्शन जैसे राजस्थान इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है और ये स्टेट 99% प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर इसके मेजर डिपॉजिट्स हैं। अब बात करते हैं क्रोमाइट, क्रोमियम का प्राइमरी ओर है। क्रोमाइट एक ऑक्साइड है जो आयरन और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन होता है। ये प्राइमरी ओर है क्रोमियम का जो क्रोम प्लेटिंग, एलोइंग और मेटालर्जी में यूज होता है। क्रोमाइट के यूज को देखते हैं। क्रोम प्लेटिंग में यूज होता है जो प्रोडक्ट को रस्ट और कोरोजन से बचाता है। एलोइंग में भी यूज होता है जो मेटल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। केमिकल इंडस्ट्री में भी क्रोमाइट का यूज होता है। इंडिया में क्रोमाइट प्रोडक्शन को देखते हैं। ओडिशा में 93% क्रोमाइट रिजर्व है और सुकिंदा वैली को वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रोमाइट रिजर्व माना जाता है। क्योंझार, कटक और धेनकनाल इसके मेजर प्रोडक्शन एरिया है। इंडिया में ओडिशा 99% क्रोमाइट का प्रोडक्शन करता है। अब बात करते हैं लीड। लीड एक कोरोजन रेजिस्टेंट हैवी मेटल है जो रस्ट और कोरोजन से बचाता है। यह हैवी मेटल है और टॉक्सिक भी हो सकता है अगर ज्यादा एक्सपोजर हो। इसके यूजेज बैटरी, स्पेशली लीड एसिड बैटरी में, एमोनीशन में, शील्डिंग में यानी कि रेडिएशन प्रोटेक्शन और पेंट में यूज होता है। जिंक, जिंक एक सिल्वरी ब्लू ग्रे मेटल है जो गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज होता है। गैल्वेनाइजेशन मतलब आयरन और स्टील को रस्ट से बचाने के लिए कोटिंग किया जाता है। यूजेस को देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन, ब्रास, बैटरी और पेंट्स में यूज होता है। इंडिया में लीड जिंक प्रोडक्शन, राजस्थान में 61% लीड जिंक और रिजर्व है और ये स्टेट इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अदर प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र है। ग्लोबल प्रोडक्शन, मेजर ग्लोबल प्रोडक्शन
यूएसए, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरू, स्पेन और मेक्सिको है। अब बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है जो मोस्टली ऑर्नामेंटल, डेंटिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल में यूज होता है। ये एक सॉफ्ट और मेलिएबल मेटल है जो आसानी से शेप लिया जा सकता है। गोल्ड के यूजेज को देखते हैं। ज्वेलरी। गोल्ड का सबसे बड़ा यूज ऑर्नामेंटेशन के लिए होता है। डेंटिस्ट्री। गोल्ड को फिलिंग और क्राउन बनाने में भी यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स। गोल्ड का यूज हाई क्वालिटी कंडक्टर और माइक्रोचिप्स में भी होता है। इंडिया में गोल्ड प्रोडक्शन को देखते हैं। कोलर गोल्ड फील्ड कर्नाटका में, हुटी गोल्ड फील्ड कर्नाटका और रामगिरी गोल्ड फील्ड आंध्र प्रदेश इंडिया के इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड है। ग्लोबल गोल्ड रिजर्व। साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएसए, जिम्बाब्वे और घाना में गोल्ड के सिग्निफिकेंट रिजर्व है। अब बात करते हैं डायमंड की, जिसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कहा जाता है। डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ये मेंटल में फॉर्म होता है और वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू अर्थ क्रस्ट पर आता है। डायमंड का यूज ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी में सबसे ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्रियल कटिंग। डायमंड का यूज कटिंग, पॉलिशिंग और जेम कटिंग के लिए भी होता है। इंडिया में डायमंड प्रोडक्शन को देखते हैं। पन्ना बेल्ट मध्य प्रदेश, वाज राकारू किम्बरलाइट पाइप आंध्र प्रदेश और कृष्णा रिवर बेसिन ग्रेवल इंडिया के इंपॉर्टेंट डायमंड रीजन है। ग्लोबल डायमंड प्रोडक्शन की बात करें तो रसिया दुनिया का लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है और बोट्सवाना एक लीडिंग डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अब बात करते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम एक मेटल है जो लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होता है और एरोस्पेस और मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज होता है। टाइटेनियम को मेनली रूटाइल यानी कि TiO2 और इल्मेंटाइट FeO.TiO2 से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो बीच सैंड डिपोजिट में मिलते हैं। टाइटेनियम का यूज को देखते हैं। एरोस्पेस। टाइटेनियम का यूज एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में होता है क्योंकि ये मेटल लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग होता है। मिलिट्री। टाइटेनियम का यूज मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी होता है जैसे मिसाइल सिस्टम और वीपन्स। इंडिया में टाइटेनियम प्रोडक्शन को देखते हैं। बीच सैंड डिपोजिट जो ओडिशा के कोस्ट से लेकर गुजरात के कोस्ट तक मिलते हैं, उनमें रूटाइल और इल्मेनाइट होते हैं जो टाइटेनियम के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स है। हैवी मिनरल सैंड में गार्नेट, मोनेजाइट, रूटाइल, जिरकॉन, सिलिमेनाइट, इल्मेंटाइनाइट और ल्यूकोजिन जैसे मिनरल होते हैं। ये मिनरल्स टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेस। फर्स्ट, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ और सस्टेनेबल है। ये सोर्सेस इको फ्रेंडली, चिपर और एबंडेंट होते हैं। सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और एटॉमिक एनर्जी, इन्हें हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल जैसे कोयल और ऑयल से अलग होते हैं। आइए समझते हैं इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी लैंडस्केप 2023। इंडिया ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को काफी बढ़ाया है, जैसे कि दिसंबर 2023 तक इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 179.57 गीगावाट, जो कि लार्ज हाइड्रो को भी इंक्लूड करता है। सोलर में 73.32 गीगावाट, विंड 42.868 गीगावाट, बायोमास को जनरेशन 10.248 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर 4.944 गीगावाट, वेस्ट टू एनर्जी 554 मेगावाट, लार्ज हाइड्रो 46.88 गीगावाट। रिन्यूएबल्स का शेयर है 42% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी।
ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जो इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को दिखाता है। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। इंडिया का वेस्टर्न पार्ट जैसे गुजरात और राजस्थान में इसकी पोटेंशियल काफी ज्यादा है। एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी को देखते हैं। एबंडेंट सनलाइट, इंडिया में सनलाइट काफी होती है तो सोलर पावर जनरेशन के लिए परफेक्ट है। लो मेंटेनेंस, सोलर पैनल को मेंटेन करना बहुत आसान है। क्लीन पावर, सोलर एनर्जी से कोई पोल्यूशन नहीं होता। ग्रिड टाई अप बेनिफिट, सोलर एनर्जी को इजिली ग्रिड से कनेक्ट किया जा सकता है जिससे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंट होता है। अब कुछ चैलेंजेस को देख लेते हैं। ग्रिड इंटीग्रेशन, सोलर एनर्जी को ग्रिड में इंटीग्रेट करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। एनर्जी शॉर्टेज, सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए बेटर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब बात करते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का यूज विंड टर्बाइन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। इंडिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप जैसे रीजन में विंड फार्म्स हैं। पोजीशन को देखते हैं। इंडिया ग्लोबली 5th पोजीशन पर है इन विंड पावर कैपेसिटी में। गुजरात का विंड पावर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है 120 मीटर एबव ग्राउंड लेवल। इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स जैसे नगरकोइल तमिलनाडु में, जैसलमेर राजस्थान में, लंबा गुजरात में। विंड एनर्जी काफी रिलायबल और सस्टेनेबल सोर्स है पर इसमें भी एनर्जी शॉर्टेज और ग्रिड इंटीग्रेशन के चैलेंज होते हैं। अब बात करते हैं टाइडल एंड वेव एनर्जी। टाइडल एनर्जी का यूज ओशियन टाइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में टाइडल एनर्जी के लिए आइडियल कंडीशन है। सुंदरबन रीजन जो कि वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन रीजन में भी टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल है। टाइडल एनर्जी के बेनिफिट्स को देखते हैं। प्रेडिक्टेबल, टाइड्स का मूवमेंट प्रेडिक्टेबल होता है इसलिए एनर्जी जनरेशन भी प्रेडिक्टेबल होता है। इको फ्रेंडली, टाइडल एनर्जी से कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का यूज अर्थ के अंदर से हीट को एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। इंडिया में मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है और पूगा वैली जो कि लद्दाख में एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल प्रोजेक्ट चल रहा है। जियोथर्मल एनर्जी के बेनिफिट्स को देखते हैं। रिन्यूएबल, ये एनर्जी सोर्स कंटिन्यूअस अवेलेबल होता है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, इससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता। अब बात करते हैं बायो एनर्जी। बायो एनर्जी का मतलब है एनर्जी को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से मिलता है। एनर्जी जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से मिलता है ये एग्रीकल्चर रेसिड्यू, म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनाई जा सकती है। इससे इलेक्ट्रिसिटी, हीट एनर्जी और गैस बनाया जा सकता है जो कुकिंग के लिए भी यूज होता है। टाइप्स ऑफ बायो एनर्जी को देखते हैं। बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाई जाती है और कुकिंग गैस के रूप में यूज होती है। बायोमास, एग्रीकल्चरल वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बेनिफिट्स को देखते हैं। वेस्ट टू एनर्जी, बायो एनर्जी का यूज वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए होता है जो एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। ग्रिड टाई अप, सोलर और विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ कनेक्ट करना जिससे जनरेटेड एनर्जी को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब बात करते हैं कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयल को देखते हैं। कोयल एक ट्रेडिशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे डेली लाइफ में एनर्जी जनरेट करने के लिए काफी यूज होते हैं। कोयल को हम मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज करते हैं। इंडिया में कोयल की डिपॉजिट काफी ज्यादा है और ये एक इम्पोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है। कोयल के टाइप्स और क्लासिफिकेशन को देखते हैं। कोयल को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन इट्स कार्बन कंटेंट और इन हीट एनर्जी जो ये जनरेट कर सकता है। इंडिया में मेजर टाइप्स ऑफ कोयल हैं जैसे गोंडवाना कोयल, टर्सरी कोयल और लिग्नाइट। चलिए समझते हैं। गोंडवाना कोयल,
मेटालर्जिकल कोयल भी कहते हैं इसे। ये कोयल 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और गोंडवाना पीरियड में बन गया था। ये कोयल दामोदर वैली जो कि झारखंड वेस्ट बंगाल में मिलता है। मेजर कोयल फील्ड है रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करंगपुरा। बिटुमिनस कोयल होता है जो नॉन कुकिंग ग्रेड होता है, मतलब ये कोयल कुकिंग के लिए सुटेबल नहीं है। कुकिंग मतलब स्टील प्रोडक्शन जैसे उसके लिए सुटेबल नहीं है। अब टर्सरी कोयल, ये कोयल 55 मिलियन ईयर ओल्ड है। ये कोयल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन फुट हिल्स में मिलता है जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। माइनिंग एरिया, इंपॉर्टेंट माइनिंग एरिया है दारंगगिरी, चेरापूंजी, म्यूलोंग, माकुम, जयपुर, नजीरा, नामचिक, नामफुक जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब लिग्नाइट ब्राउन कोयल, ये कोयल लो ग्रेड ब्राउन कोयल होता है जो हाई मॉइस्चर कंटेंट के साथ होता है। ये कोयल मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए यूज होता है। ये कोयल नेवेली तमिलनाडु में काफी प्रोमिनेंट है और कोस्टल रीजन में भी मिलता है जैसे पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात करते हैं कोल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। कोल को कार्बन कंटेंट के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। ज्यादा कार्बन कंटेंट वाले कोयल ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। फर्स्ट, एंथ्रासाइट, कार्बन कंटेंट 86% टू 97%, हीट जनरेशन सबसे हाई हीट प्रोड्यूस करता है। बिटुमिनस कोयल, कार्बन कंटेंट 45 टू 86%, ये कोयल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सब बिटुमिनस कोयल, कार्बन कंटेंट 35 टू 45%, ये कोयल भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है लेकिन थोड़ा कम एफिशिएंट होता है। लिग्नाइट, कार्बन कंटेंट 25 टू 35%, ये लो ग्रेड कोयल होता है और मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होता है। रेड होल माइनिंग को देखते हैं। रेड होल माइनिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जो मेनली मेघालय में यूज होता है। इसमें छोटे टनल बनाए जाते हैं जिसमें माइनर अपने हाथ से कोयल निकालते हैं। ये मेथड काफी डेंजरस होता है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। कोयल डिपोजिट इन अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोयल डिपोजिट नहीं मिलते हैं। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में कोई भी नॉन मिनरल डिपोजिट नहीं है। कोयल फायर्ड पावर प्लांट, कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड एक कोयल फायर्ड पावर प्लांट है जो सी वाटर यूज करता है, लेकिन जब कोयल पावर प्लांट को नॉर्दर्न और ईस्टर्न रिवर बेसिन में शिफ्ट किया गया तो इन रीजन में वाटर स्ट्रेस का इशू आया है। कोल क्वालिटी, इंडियन कोयल में हाई एस कंटेंट होता है, लो सल्फर कंटेंट होता है और हाई एस फ्यूजन टेम्परेचर होता है। इसका मतलब है कि इंडियन कोयल में ज्यादा इंप्यूरिटीज होती है जो कंबसन प्रोसेस को अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस एक ऐसी एनर्जी सोर्स है जो काफी क्लीन और एफिशिएंट होती है। ये मेनली मीथेन से बनी होती है, लेकिन इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन भी होते हैं। नेचुरल गैस को हम फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी में रखते हैं जो कोयल और ऑयल की तरह मिलियंस ऑफ ईयर तक पुराने ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन प्रोसेस से बनती है। फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस का फॉर्मेशन तब होता है जब प्लांट्स और एनिमल के ऑर्गेनिक मैटर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर तक प्रिजर्व होता है। ये प्रोसेस डिकम्पोजिशन के थ्रू होता है और टाइम के साथ ये गैस मीथेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस को देखते हैं। मीथेन CH4 सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है जो 95% तक हो सकता है। अदर गैसेस लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन भी मिलते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया में नेचुरल गैस के कुछ मेजर रिजर्व हैं जो अलग अलग बेसिन और कोस्टल रीजन में मिलते हैं। फर्स्ट, कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन,
ये इंडिया का एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहां से काफी नेचुरल गैस मिलते हैं। आसाम सेल्फ, ये रीजन भी नेचुरल गैस का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। गल्फ ऑफ कैम्बे, गुजरात के कोस्ट के पास ये बेसिन भी नेचुरल गैस रिजर्व से भरा हुआ है। बर्मर बेसिन राजस्थान, राजस्थान के बर्मर एरिया में भी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है। त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी नेचुरल गैस रिजर्व से भरा हुआ है। तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु के कोस्ट पे भी ऑफशोर वेल्स है जहां से नेचुरल गैस मिलते हैं। ऑफशोर वेल्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के ऑफशोर एरिया भी इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस रिजर्व हैं। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस को हम अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं जो उनके फॉर्मेशन और कंपोजिशन के हिसाब से होता है। फर्स्ट, एसोसिएटेड गैस, वेट गैस भी कहते हैं इसे। ये गैस क्रूड ऑयल के साथ मिलकर निकलती है। जब हम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो साथ में नेचुरल गैस भी निकलता है। नॉन एसोसिएटेड गैस, जिसे ड्राई गैस भी कहते हैं, ये गैस अलग से रिजर्वियर में होती है जहां पर क्रूड ऑयल नहीं होता। ये गैस ज्यादा मीथेन से बनी होती है। सावर गैस, ये गैस हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S से कॉन्टामिनेटेड होती है, इसलिए इसको प्रोसेस करना पड़ता है और इसमें इम्प्योरिटी होती है। स्वीट गैस, ये गैस हाइड्रोजन सल्फाइड से फ्री होती है जैसे कि कोयल बेड मीथेन, इसमें इम्प्योरिटीज कम होती है और ये ज्यादा क्लीन होती है। अब इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस को हम क्लीन फॉसिल फ्यूल के रूप में भी देखते हैं क्योंकि इससे कोयल या ऑयल के कंपैरिजन में कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। इसका मतलब यह है कि नेचुरल गैस एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल है और ये ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा कम करने में मदद करता है। आइए यूजेज ऑफ नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस का यूज काफी डाइवर्स है और ये कई सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे एनर्जी सोर्स, पावर जनरेशन। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 15% नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, इंडस्ट्रीज में भी बॉयलर्स को चलाने के लिए नेचुरल गैस का यूज होता है। होम हीटिंग, घरों में भी हीटिंग के लिए नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। अब केमिकल फीड स्टॉक, ये फर्टिलाइजर, प्लास्टिक और केमिकल बनाने के लिए भी यूज होता है। नेचुरल गैस से एमोनिया जैसे इंपॉर्टेंट केमिकल बनाए जाते हैं जो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी यूज होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज व्हीकल्स में भी होता है जो हम सीएनजी के नाम से जानते हैं। ये एक क्लीन फ्यूल है जो पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल की। पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल को हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि ये एक वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ये क्रूड ऑयल के रूप में जमीन के नीचे मिलता है जो हमारे एनर्जी नीड्स को पूरा करता है। क्रूड ऑयल सेडिमेंट्स रॉक में पाया जाता है जो टर्सरी पीरियड के हैं और ये एंशियंट मेराइन ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से बनते हैं। आइए फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम को देखते हैं। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन उन एंशियंट मेराइन ऑर्गेनिज्म के रिमेन से होता है जो समुद्र के नीचे ओशियन फ्लोर में बरीड हो जाते हैं। जब ये ऑर्गेनिक मैटर प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर आता है तो ये टाइम के साथ क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर में होता है और उसके बाद क्रूड ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल्स इन इंडिया को देखते हैं। इंडिया में पेट्रोलियम के मेजर रीजन कुछ स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं जो एंटीक्लाइंस और फॉल्ट रेप्स में होते हैं। ये रीजन वो जगह है जहां सेडिमेंट्री रॉक में पेट्रोलियम डिपॉजिट एक्यूमुलेट होते हैं। मेजर पेट्रोलियम रिजर्व्स इन इंडिया जैसे मुंबई हाई, ये इंडिया का एक इम्पोर्टेंट ऑफशोर पेट्रोलियम फील्ड है जो महाराष्ट्र के कोस्ट पे पास है। बेसिन, मुंबई हाई के पास ही एक और इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम रिजर्व है। अलियाबेट गुजरात में लोकेटेड है। आसाम के कुछ फेमस ऑयल फील्ड हैं जो जैसे दिग्बोई, नहर कत्या और मोरे। गुजरात में भी काफी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है जैसे
अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाना, नवागम, कोसांबा और लुनेज। कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है और एक इम्पोर्टेंट बेसिन है। कावेरी बेसिन, ये भी ईस्ट कोस्ट पर है और यहाँ भी पेट्रोलियम डिपोजिट है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग इन इंडिया। पेट्रोलियम रिफाइनिंग का प्रोसेस इंडिया में काफी पुराना है। रिफाइनिंग का मतलब है क्रूड ऑयल को प्रोसेस करना ताकि उससे यूजेबल प्रोडक्ट बनाया जा सके, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। रिफाइनिंग स्टार्ट, इंडिया में रिफाइनिंग का शुरुआत 1901 में दिगबोई, असम से हुई थी। ये पहली रिफाइनरी थी। टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज को देखते हैं। फील्ड बेस्ड रिफाइनरीज, ये रिफाइनरीज ऑयल फील्ड के पास होती है। दिगबोई रिफाइनरी इसका एग्जाम्पल है। मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज, ये रिफाइनरीज मार्केट के आसपास होती है, जैसे बरौनी रिफाइनरीज। अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर को देखते हैं। एसपीआर का कॉन्सेप्ट इंडिया में इमरजेंसी रिजर्व के लिए है, जिससे अगर कभी ग्लोबल ऑयल सप्लाई में डिसरप्शन हो तो इंडिया के पास अपने पेट्रोलियम रिजर्व हो। एसपीआर लोकेशन को देखते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलोर कर्नाटका, पादूर कर्नाटका। फ्यूचर रिजर्व, इंडिया ने और एडिशनल एसपीआर रिजर्व बनाने का प्लान किया है। चंदी खोले ओडिशा में, बीकानेर राजस्थान में। ये रिजर्व इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के अंदर मैनेज किया जाता है। अब बात करते हैं अनकॉन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन। अनकॉन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन का मतलब है वो एनर्जी सोर्स जो कन्वेंशनल मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। इसमें सेल गैस और कोयल बेड मीथेन सीबीएम आती है। ये दोनों ही लो परमिएबिलिटी रॉक फॉर्मेशन में ट्रैप होती है और इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है। चलिए समझते हैं। सेल गैस, सेल गैस एक टाइप का नेचुरल गैस है जो सेल फॉर्मेशन में ट्रैप होता है। ये गैस पुराने ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के थ्रू बनता है, जो सेल के अंदर पोर्स और फ्रैक्चर में ट्रैप हो जाता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को देखते हैं। हाइड्रोलिक फ्रैकिंग, सेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रैकिंग का प्रोसेस यूज होता है। इसमें हाई प्रेशर फ्लूइड को सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे रॉक टूट जाती है और गैस रिलीज होती है। इंडिया में सेल गैस पोटेंशियल, नीति आयोग ने इंडिया की रिकवरेबल सेल गैस रिसोर्स को 96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट एस्टिमेट किया है। इंडिया में सेल गैस पोटेंशियल 6 बेसिन में है, जैसे कंबे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, असम अराकान बेसिन, गोंडवाना बेसिन, दामोदर वैली। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूएसए इस फील्ड में लीडर है और कनाडा भी सिग्निफिकेंट रिजर्व रखता है। अब बात करते हैं कोयल बेड मीथेन। कोयल बेड मीथेन यानी कि सीबीएम या कोयल सीम गैस एक नेचुरल गैस है जो कोयल सीम के अंदर ट्रैप होता है। यह मीथेन गैस ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बनती है, जो कोयल के अंदर एडजॉर्ब हो जाती है। ये गैस कोयल सीम के पोर्स में होती है और जब कोयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो कोयल बेड मीथेन भी रिलीज होता है। इंडिया में कोयल बेड मीथेन को देखते हैं। रिकवरेबल रिसोर्सेज, इंडिया के पास 92 टीसीएफ के सीबीएम रिजर्व है, जो दुनिया के 5th लार्जेस्ट प्रोवेन रिजर्व है। सीबीएम के मेजर रिजर्व इंडिया के 12 स्टेट में है। दामोदर वैली, सोन वैली, गोदावरी बेसिन। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। यूएसए और कनाडा में सीबीएम के सिग्निफिकेंट रिजर्व हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है और इसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, हैवी वाटर, जिरकोनियम और हीलियम। यूरेनियम एक सिल्वरी ग्रे मेटल है जो
सुपरनोवा एक्सप्लोजन से नेचुरली बनता है। ये रेडियो एक्टिव होता है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज होता है। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। इंडिया के झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान में यूरेनियम डिपॉजिट मिलते हैं। इंपॉर्टेंट एरिया जैसे धरवार रॉक, सिंहभूम कॉपर बेल्ट, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, दुर्ग, बंदारा, कुल्लू, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। अब थोरियम को देखते हैं। थोरियम एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो मोनेजाइट और इल्मेनाइट मिनरल से मिलते हैं, जो बीच सैंड में होता है। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। इंडिया के केरला और तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनेजाइट डिपॉजिट है। ये मोनेजाइट डिपॉजिट थोरियम का मेन सोर्स है। अब इंडियन न्यूक्लियर प्लांट को देखते हैं। इंडिया में कई न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो यूरेनियम और थोरियम का यूज करते हैं, जैसे तारापुर महाराष्ट्र में, रावतबथा राजस्थान में, कुंदनकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटका में, ककरापर गुजरात में, कलपाक्कम तमिलनाडु में, नेरोरा उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अपने वाटर रिसोर्सेस को काफी जरूरत के लिए यूज करती है। हमारे पास 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया है, लेकिन 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल वाटर रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन काफी इरेगुलर है, मतलब कहीं जगह पे ज्यादा और कई जगह पे कम पानी मिलता है। चलिए समझते हैं। रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो भी काफी अनइवन है, यानी हर जगह पे बारिश एक जैसा नहीं होता। 80% रेनफॉल सिर्फ जून टू सितंबर के बीच में होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू आता है। इस पीरियड को हम मानसून सीजन कहते हैं। वाटर यूज इन इंडिया। एग्रीकल्चर। इंडिया में 92% वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। ये काफी ज्यादा है क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी काफी एग्रीकल्चर बेस्ड है। इंडस्ट्रीज। सिर्फ 2% वाटर इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक। 6% वाटर हम अपनी डेली नीड्स के लिए यूज करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग, कुकिंग और क्लीनिंग। अब फाल्केन मार्क इंडिकेटर, वाटर स्ट्रेस इंडेक्स भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो वाटर स्कार्सिटी को मेजर करता है। इसका नाम है फाल्केन मार्क इंडिकेटर। ये इंडिकेटर ये बताता है कि एक कंट्री या रीजन के पास कितना रिन्यूएबल फ्रेश वाटर अवेलेबल है, और ये मेजर करता है कि हर पर्सन के लिए कितना पानी अवेलेबल है एक साल में। वाटर स्ट्रेस लेवल को देखते हैं। बिलो 1700 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर। अगर एक कंट्री या रीजन में हर पर्सन को साल भर में 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी मिल रहा हो तो उसे वाटर स्ट्रेस कहा जाता है। ये मतलब है कि पानी थोड़ा लिमिटेड है और एफिशिएंट यूज की जरूरत है। बिलो 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर। अगर पानी 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम हो तो उस कंट्री को वाटर स्कार्सिटी का सामना होता है। ये एक सीरियस कंडीशन है जहां पानी की कमी हो जाती है। बिलो 500 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर। जब पानी 500 क्यूबिक मीटर से कम हो तो एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी होती है। इसका मतलब है कि पानी का बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी नहीं है और लोगों को पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इंडिया की वाटर सिचुएशन को देखते हैं। इंडिया को वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कार्सिटी काफी रीजन में फेस करना पड़ता है। फाल्केन मार्क इंडिकेटर के अकॉर्डिंग इंडिया का पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी काफी कम है, जो वाटर स्ट्रेस और स्कार्सिटी को इंडिकेट करता है। एग्रीकल्चर की वजह से हमारे पास पानी का यूज काफी ज्यादा है, लेकिन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन की जरूरत है।